हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुस्कान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन की सीरीज, राइट। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे कवर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने सारे के सारे टॉपिक कर लिए थे, लाइक मीनिंग, फीचर्स, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेजेस, टाइप्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रांजिशंस एंड एट लास्ट हमने किया था मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। ये यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी नेगोशिएशन स्टार्ट और खत्म दोनों करवा दूंगी, ठीक है। मतलब कहने का आज के इस पूरे लेक्चर पे हम लोग नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के एंड तक जितने भी टॉपिक्स रहेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता क्या है ना, मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया है ना, लड़ तो लिए पार्टीज, तो अभी उनको जब हम सॉल्व करते हैं या कुछ ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो दोनों ही पार्टीज को क्या लगे, ठीक लगे, है ना, दोनों ही पार्टीज को क्या लगे, एक्सेप्टेबल हो दोनों ही पार्टीज के लिए। तो वो बेसिकली सॉल्यूशन निकालना प्रॉब्लम का, उस इशू को, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मम्मी ने बोला कि 6 बजे उठना है और आपने बोला नहीं 8 बजे उठना है ना। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, है ना। अब यहाँ पे आप दोनों बैठोगे और नेगोशिएशन करोगे मिलके। मम्मी कहेगी चलो नहीं 6 बजे नहीं उठना है तो चल 6:30 उठ जाइए, है ना। और आप बोलोगे नहीं 8 बजे तो चल 7:30 उठ जाऊंगा। ऐसा कर आके एट द एंड आपके बीच में ये डिसाइड हुआ कि 7 बजे उठूंगा मैं, है ना। मतलब कहने का यहाँ पे नेगोशिएशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है, उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है, इस तरीके से सेटल किया जाता है बेसिकली कि वो दोनों ही पार्टीज को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, दोनों ही पार्टीज खुश रहें, ठीक है। तो वो नेगोशिएशन हो गया। अभी अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो नेगोशिएशन में ऑब्वियसली पार्टीज जो होंगी वो 2 से ज्यादा होंगी। आप अकेले से नेगोशिएट कैसे करोगे, है ना, सामने वाले पर्सन से करोगे जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे गिव एंड टेक होता है, लाइक थोड़ा हम सेक्रीफाइस करते हैं, थोड़ा हमें गेन होता है ना। मतलब थोड़ा मम्मी ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पे कि चलो 6 की बजाय 7 किया, 1 घंटा दिया, है ना आपको, और थोड़ा मम्मी को फायदा भी हो गया 1 घंटे का। थोड़ा आपने सेक्रीफाइस किया 1 घंटे का, थोड़ा मम्मी को 1 घंटे का फायदा, सॉरी आपको 1 घंटे का फायदा हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दोनों ने ही 1-1 घंटे का सेक्रीफाइस किया और दोनों को 1-1 घंटे का फायदा भी हो गया। तो थोड़ा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा गेन होता है। उसके अलावा जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो इंटरडिपेंडेंट तो होंगी है ना। मतलब अभी कोई 2 पर्सन्स हैं, दोनों ने आपस में कुछ लेना देना ही है, दोनों का कोई मतलब ही नहीं, किसी भी वे में वो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो नेगोशिएशन किस चीज की करेंगे, है ना। तो मतलब कहने का कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए 2 पार्टीज का आपस में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होना चाहिए। मतलब किसी ना किसी वे में वो लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, चाहे वो काम को लेकर के है, चाहे वो किसी भी वे में है, वो डिपेंडेंट होंगे, तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी नेगोशिएशन होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है लड़ाई के अंदर और नेगोशिएशन के अंदर, वो यही ट्राई करती है कि हमें क्या करना है, इंटरैक्ट करना है आपस में, और इंटरैक्ट करके जो एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है ना, बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है, वो हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाती है, इतना कैपेबल होते हैं। जब भी हम नेगोशिएट करने बैठते हैं, अभी आप लोग नेगोशिएट करोगे कि नहीं मेरे को तो जो है वो 8 बजे उठना है ना। आप लोग कन्विंस कर रहे हो मम्मी को कि मैं 8 बजे उठूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जब तक मम्मी के जूते चप्पल ना आए तब तक आप 8 बजे तक टिके रहोगे, 8 के ऊपर टिके रहोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, अपनी बात मनवा पा रहे हो, कन्विंस कर पा रहे हो, तो वही यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टीज जो है वो ये बिलीव करती है वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे तो पहुंचेंगी, है ना। कोई ना कोई एट द एंड जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर तो वो लोग पहुंचेंगे। अगर आप ये सोच के नेगोशिएट करोगे कि एट द एंड कोई कंक्लूजन तो निकलने वाला नहीं है ना, लड़ाई तो सॉल्व होनी नहीं है, तो क्या ही फायदा नेगोशिएट करके, तो फिर तो आप पहुंच लिए, है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली पार्टीज का ये बिलीव रहता है कि हम लोग लड़ाई को सॉल्व करेंगे, बैठ के नेगोशिएट करेंगे, तो इस पर्पस के साथ करेंगे और इस बिलीफ के साथ करेंगे कि हाँ भी एट द एंड हम लोग कुछ ना कुछ फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इसके फीचर्स है, मैं
मैं आपको इसमें एक प्रोफेशनल एग्जांपल भी दे देती हूँ। ये तो मैंने एक इनफॉर्मल एग्जांपल दिया है, प्रोफेशनल या एक फॉर्मल एग्जांपल क्या हो सकता है कि लाइक एक आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप बहुत सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी बढ़ ही नहीं रही है ना, तो इन दैट केस आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया अपने बॉस के साथ कि मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ रही है। सो फिर इन दैट केस अभी बॉस ने बोला कि चल ठीक है तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ मैं इस साल, तो डिजर्व करता है, बट मैं सिर्फ 2000 बढ़ाऊंगा। आप बोल रहे हो इतने साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए और इतने सालों से मेरी सैलरी बढ़ी और अभी सिर्फ 2000 ही आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को तो 4 या 5000 कम से कम इंक्रीमेंट चाहिए अपनी सैलरी में। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और यहाँ पे आप लोग बैठोगे, डिस्कशन करोगे, तसल्ली से बैठोगे और एंड फिर जो भी ऑन फाइनल होगा, है ना, कि हम इतना इंक्रीमेंट करना है, हो सकता है वो 2 से 3 पर आ जाए, 3.5 पर आ जाए, आप हो सकता है 4-5 से 3.5 तक आ जाता है, ऐसा करके आप लोग नेगोशिएट करोगे। तो एक फॉर्मल एग्जांपल भी हो गया, बाई चांस किसी का थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको लिखने में हेल्पफुल होगा, है ना, और समझने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए ये अपने मीनिंग और फीचर्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो जब भी हम नेगोशिएट करते हैं ना, या हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं या नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होती है, 2 अप्रोचेस दी गई है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं। इसके आप टाइप्स भी बोल सकते हो नेगोशिएशन के और अप्रोचेस भी बोल सकते हो। ठीक है, वन बाय वन हम करेंगे। पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव समझाऊंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है ना, ये थोड़ी पुराने जमाने की अप्रोच है। ठीक है, पुराने जमाने के इन द सेंस यहाँ पे ये मान के चलते थे कि रिसोर्सेज जो है वो फिक्स रहेंगे, बस हम इतने ही लिमिटेड से रिसोर्सेज है, इन्हें में आप लोग काम चलाओ। ठीक है, कोई और सोल्यूशन निकालो, रिसोर्सेज एक्सपेंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम जो बेसिकली ना जो पार्टीज होती है ना, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। अगर मान लो मेरी किसी से लड़ाई होगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना मैं ये देखूंगी कि मेरे को जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है, मैं कैसे जीत सकती हूँ उस कॉन्फ्लिक्ट से। मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, मतलब जो सामने वाला मेरी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी होगी ना, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी होगी जो ऑपोजिशन में होगी, उसको मैं अपना एक तरीके से कॉम्पिटिटर मान के चल रही हूँ। फिर इन दैट केस मैं कौन सा नेगोशिएट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहती है कॉम्पिटिटिव, हम इसमें यही मान के चलते हैं कि मैं जीतूंगा और मेरे को ही जीतना है। ठीक है, सामने वाला भले ही हार जाए, बस हम इसमें अपना इंटरेस्ट देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। सामने वाले को चाहे कितना मर्जी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम बस अपने ऊपर फोकस करेंगे। कम्युनिकेशन पे हम लोग इसमें लिमिटेड सा रखते हैं, लिमिटेड सा इन द सेंस कि हाँ भी अगर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा, सो इन दैट केस फिर क्या होगा, बातें बाहर आएंगी, है ना, हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए, ये भी चीज हम सोच के चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ये ट्राई करते हैं, बस एक लिमिटेड सा कम्युनिकेशन रखें और उस लिमिटेड से कम्युनिकेशन में बस अपना डिसीजन सुना दें और ऐसा करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा, बस वहीं पे क्लोज कर दो कम्युनिकेशन को। ठीक है, हमेशा मान के चलते हैं। और इसके ऊपर हम क्या, इसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि हमारा शॉर्ट टर्म रिलेशंस बिल्ड हो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि मेरा फायदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, बस ठीक है। लॉन्ग टर्म में चाहे उसका मुंह उधर रहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि बस मौके पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना चाहिए, जैसे भी हो जाए होना चाहिए और मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। बस ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इंटीग्रेटिव बस इससे ऑपोजिट चलेगा। इंटीग्रेटिव में क्या होगा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर बाय चांस कॉन्फ्लिक्ट के एंड में रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना पड़े ना, तो भी हम लोग करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में लैपटॉप का, है ना, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि लैपटॉप एक है और डिपार्टमेंट में काम करने वाले ज्यादा हैं। अब दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव आउटकम ये भी आ सकता है ना इसका, कि जो लैपटॉप है वो मैनेजमेंट एक और इश्यू करके दे दे अपने को, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया और रिसोर्सेज भी बढ़ गए, अपने को लैपटॉप भी एक और मिल गया। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग जब हम नेगोशिएट करने बैठते हैं तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी वे में अगर रिसोर्सेज एक्सपैंड हो सके तो बेस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग मिलजुल के चलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, हम ये सोचेंगे कि सामने वाला पर्सन भी इंसान ही है, ठीक है, उसके भी फीलिंग्स हैं, उसके भी गोल्स हैं, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है ना। इसमें हम ये सोच के रखते हैं कि नुकसान ना हो बस किसी को, है ना, दोनों ही जीत जाए, दोनों ही विन विन हो जाए। म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल गेन के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर, बिकॉज हमें परवाह होती है, हमें ये होता है मन में कि हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं बिल्ड करने चाहिए, हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम करना है, सालों साल काम करना है। सो इन दैट केस हमारा जो रिलेशन है वो किसी के साथ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सामने वाला भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग पूरा ओपन रखते हैं, यहाँ पे खुल के वो भी अपने व्यू पॉइंट्स, ऑब्वियसली सी बात है, अब वो अपने खुल के व्यू पॉइंट्स रखेगा, मैं रखूंगी, दोनों पार्टीज हम लोग रख रहे हैं, तभी कोई ना कोई एक फेयर सोल्यूशन निकल करके आएगा, है ना। अगर हम ये सोचें कि एक पार्टी तो बोलने जा रही है और एक पार्टी चुप है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस फिर वो फेयर कंक्लूजन नहीं निकल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक ओपन कम्युनिकेशन रखा जाता है, ठीक है। डन, ये वाला हो गया टॉपिक पूरा, बस इतना से था, छोटा सा इजी सा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें प्रोसेस पे, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, बट हाँ इंपॉर्टेंट रहेगा नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। जो पीछे मैंने आपको टॉपिक करवाया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस में ये सारा का सारा आपको डिटेल में करवाऊंगी, एक बार मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्लान करेंगे, है ना, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम लोग नेगोशिएट करने क्यों बैठे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। देन बेसिक रूल्स क्या होंगे नेगोशिएशन के, उसके बाद हम लोग अपने अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं उसको जस्टिफाई करेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। देन उसके बाद फाइनली लड़ने बैठ जाएंगे, लड़ने मतलब इन द सेंस प्यार से नेगोशिएट करने बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं, अल्टरनेटिव्स लेकर के आते हैं। देन उसमें से जो बेस्ट वन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और एट द एंड कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, तो वो अपना क्या हो जाता है, क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो मैंने आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, एक बार प्रोसेस का। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहला स्टेज जैसे मैंने आपको बताया प्रिपरेशन एंड प्लानिंग है। इसमें क्या होगा, हमें अचीव क्या करना है, हम चाहते हैं क्या इस नेगोशिएशन से, बेसिकली वो हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। हमें खुद को ये नहीं पता कि हम लोग चाहते क्या है, तो हम लोग क्या ही तो कम्युनिकेट करेंगे, है ना, क्या ही तो नेगोशिएट करेंगे। हमें गोल्स क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक नेचर है कॉन्फ्लिक्ट का वो समझो, और सबसे बड़ी बात इसमें ना पूरी ऐसे कुंडली निकाल लो जो आपके सामने अपोजिशन बैठा है, ठीक है, मतलब जो अपोजिशन पार्टी है ना, जो आपके सामने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, वो क्या चाहता है कॉन्फ्लिक्ट से, उसका नेचर कैसा, सबसे पहले तो ये जानो अग्रेसिव है या ठंडे दिमाग वाला है, ठीक है, मतलब कैसा है, शाय नेचर का है या एक्सट्रोवर्ट है, मैनिपुलेटिव है, कैसा नेचर है उसका, कैसी पर्सनैलिटी है, वो सारी चीजें हमें पता रहेंगी, तो हम उस तरीके से थोड़ा प्रिपेयर रखेंगे, है ना, अपने आप को। उसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे फर्दर हमें क्या करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना लेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में अभी बेसिक हमने प्लानिंग कर ली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर ली, ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए। देन बेसिक क्या रूल्स रहेंगे, रूल्स इसमें प्रोसीजर्स ये सब डिसाइड करते हैं। बेसिक क्या कुछ रह सकते हैं कि लाइक यहाँ पे बेसिकली नेगोशिएशन करेगा कौन। कई बार क्या होता है कि ना, जैसे दो पार्टीज है, मान लो दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होगी है, तो वो लोग नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, दो पार्टीज आपस में इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत ज्यादा नहीं जानते होते हैं एक दूसरे को, या उनको ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो दोनों आपस में फेस टू फेस भी होंगे ना, तो भी एक दूसरे को मार पीट देंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनको ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा सॉल्व नहीं होगा, हम दोनों से पर्सनली नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमने नेगोशिएट खुद करना है या फिर किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करना है, वो बिठा के हमारा जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करवाएगी, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पे नेगोशिएशन होगी, कौन सी प्लेस पे होगी, टाइम लिमिट होगी या नहीं होगी, टाइम लिमिट होगी तो कितनी होगी, है ना, 1 घंटा 2 घंटा कितना टाइम लिमिट रहेगा, या 1 दिन 2 दिन कितना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर तो हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए, अगर तो हम लोग अग्रीमेंट पे पहुंच गए तो बेस्ट है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज को वो सॉल्यूशन जस्टिफाई नहीं लगता जो सॉल्यूशन दिया गया है या उन्होंने आपस में मिलके निकाला है ना। अगर कुछ भी एग्रीमेंट पे एट द एंड नहीं पहुंच पाते हैं, इन दैट केस क्या मतलब, इन दैट केस हम क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे उस चीज को हैंडल करने के लिए, वो सारी चीजें इस सेकंड स्टेप में डिसाइड की जाती है। पहले से डिसाइड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में अभी सब कुछ हमने पहले से डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी थर्ड स्टेज आती है जब सामने सामने हुई है पार्टीज, और मैंने भी मान लो जैसे मैं हूँ और आप हो, ठीक है, तो मैंने भी अपने व्यू पॉइंट्स रखे, मैंने अपने ओपिनियंस रखे, मेरी क्या डिमांड्स है, मैं इस नेगोशिएशन से क्या चाहती हूँ, वो सारी चीजें मैं एक्सप्रेस करूंगी, है ना, आप भी एक्सप्रेस करोगे। तो बेसिकली वो स्टेज होती है नेगोशिएशन की जहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है
जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, मतलब वो डिमांड कर क्यों रही है ना, उनकी डिमांड कैसे सही है। अगर बॉस बोल रहा है कि 2000 रुपीज में तेरा इंक्रीमेंट करूंगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है ना, इतना कम इंक्रीमेंट क्यों करेगा, वो कुछ ना कुछ अपने वैलिड रीजन तो देगा ना, तभी सामने वाली पार्टी कन्विंस होगी। और जो सामने वाली पार्टी एम्प्लॉय है वो ये बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो 4000 इंक्रीमेंट चाहिए या फिर 5000 इंक्रीमेंट चाहिए, तो मेरे को क्यों चाहिए, तो वो भी अपने पॉइंट्स को, अपने डिमांड्स को जस्टिफाई करेगा, अपने रीजंस देगा, है ना। तो वही वाली चीज इसमें होती है थर्ड स्टेज में, ठीक है। अभी दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रख दिए, दोनों ने एक्सप्रेस तो कर दिया कि मेरे को क्या चाहिए, सामने वाले ने बोल दिया मेरे को क्या चाहिए, है ना। अभी एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलेगा, बहसबाजी होगी, बार्गेनिंग होगी, किस बेसिक किस एक मिडल पॉइंट पे वो लोग आते हैं, वो सारी चीजें फोर्थ स्टेप पे होती है। फोर्थ स्टेप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गिव एंड टेक बिगिंस हो जाता है। मम्मी बोलेगी नहीं 6:30, चल ठीक है 6:45, है ना। आप बोलोगे नहीं 8, नहीं चल ठीक है 7:30, नहीं 7:15, तो ऐसे ऐसे करके वो सब चीजें जब होती है बार्गेनिंग होनी स्टार्ट होती है, तो वो किस में होती है, फोर्थ स्टेज में होती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पार्टीज ये ट्राई करेंगी मेरे को मैक्सिमम गेन हो, है ना, मेरे को मैक्सिमम मेरा भला हो, मेरे को मैक्सिमम गेन हो, यही दोनों पार्टीज ट्राई करती हैं। एक्चुअली में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी फॉलो की जाती है जो पहले से बनाई होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, स्ट्रेटेजी डेवलप की जाएगी, तो उन स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने फर्स्ट स्टेप पे गैदर की थी उसको भी यहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि दोनों पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली रख सकें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट आता है, दैट इज नेगोशिएट करते टाइम पे ये जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हो, है ना। मतलब आप कितना भी आपका वीक पॉइंट है या कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो खुल के अगर आप बोल ही नहीं सके, है ना, वो खुल के अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सके, तो फिर फायदा ही नहीं कोई नेगोशिएशन का। आपके अंदर एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप अपने वीक पॉइंट को भी स्ट्रांगली रख सको और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रांगली रख सको, है ना। और उसके अलावा आपका गुस्से पे और इमोशंस पे कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना है, गुस्सा निकालना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, उसको अंदर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप एट द एंड, जब हमने बार्गेनिंग कर पूरा हटे, उसके बाद एट द एंड एक हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो होता है अपना क्लोजर स्टेज। यहाँ पे हम लोग फाइनल एक अग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। इट्स बेटर कि हम लोग उसको रिटर्न में रखें, उस अग्रीमेंट को, जो भी उसके अंदर डिसाइड हुआ है, जो भी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, सबको हम लोग क्या करें, रिटर्न में रखें, ठीक है। और कंक्लूजन पे पहुंचे जाते हैं, उस कंक्लूजन को फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी थी, है ना, 5 स्टेजेस, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ना एक टर्म आती है, दैट इज बटना, ठीक है, बटन वाली बटना, ठीक है। यहाँ पे ये रॉजर फिशर एंड विलियम यूरी ने ये टर्म दी थी बटना। अपनी ना उन्होंने एक बुक लिखी थी 1981 के अंदर, एक बुक लिखी थी जिसका नेम था गेटिंग टू यस नेगोशिएटिंग अग्रीमेंट विदाउट गिविंग इन, ठीक है। तो ये बुक लिखी थी, कब लिखी थी, 1981 के अंदर। किसने लिखी थी, रॉजर फिशर एंड विलियम यूरी ने लिखी थी। क्या बताया था उन्होंने, इसमें एक टर्म दी थी, दैट इज बटना, ठीक है। तो ये टर्म का ना जो भी हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है अभी नेगोशिएशन का, जितना भी मैंने आपको सारी स्टेजेस बताई हैं, तो इसके अंदर ये बटना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और नेट एग्जाम में आपको सीधा सीधा पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग नेगोशिएट करने बैठे हैं, तो वहां पे हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालें, है ना, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालें। हमारे सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, सामने वाली पार्टी भी देती है, हम भी देते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो इन्वॉल्व, तो वो भी दे, है ना। तो जितने भी सॉल्यूशंस निकल करके आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, उन सबकी हम लोग एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। देन उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग इवैल्यूएट करें अच्छे से। इवैल्यूएट करने के बाद जो बेस्ट वन होता है ना, बेस्ट वन यानी कि हमारे लिए बेस्ट वन नहीं, दोनों पार्टीज के लिए बेस्ट वन, ठीक है, जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, वही ऑल्टरनेटिव हमें एट द एंड क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली बटना को हम इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। और ये पूरा जितना भी हम जब भी नेगोशिएशन करने बैठते हैं, और बेसिकली जब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं, तो वहां पे हमें ये चीज चाहिए कि हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें, उससे पहले हमें चाहिए कि ढूंढें, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी, तो मैंने ये भी इंक्लूड की है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। थर्ड पार्टी नेगोशिएशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि दो बंदों से तो संभलता नहीं है ना, उनको लगता है कि
इट्स बेटर कि हम लोग थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें। हम अगर करने बैठेंगे तो कुछ कंक्लूजन पे तो पहुंचना नहीं है, हमें दोनों ही जिद्दी किस्म के आदमी हैं, ठीक है। तो फिर इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मेंशन है ना, ये सारे के सारे ही थर्ड पार्टी के ही नेगोशिएशन करवाने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। वन बाय वन इनमें डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला तो क्या है, मीडिएटर। मीडिएटर कौन होता है ना, कि लाइक बिचौलिया, है ना। मतलब जैसे दो पर्सन है, उनको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो मीडिएटर बन सकता है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है, और कोई ऐसा पर्सन जो बेसिकली इम्पार्शियल होगा, न्यूट्रल होगा, किसी का फेवरेटिज्म नहीं करेगा, है ना सामने वाले का ना हमारा, इम्पार्शियल होकर के वो सजेशंस देगा, वो हमें बेटर सॉल्यूशंस दे सकता है। कई बार हमें सिंपल किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं, उसको हमें लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, इसको अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा ये इसका नेचर है, इसको एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस पे ये हमें बड़े बड़े सजेशंस दे सकता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के, ठीक है। और दिमाग भी है उसके पास, है ना, मतलब अपनी रीजनिंग को भी यूज करेगा वो, एक वैलिड पॉइंट के बेसिस पे एक अच्छा सोल्यूशन दे देगा। तो वो होता है मीडिएटर, ठीक है। मीडिएटर अभी हमने पॉइंट तो कर लिया है ना, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट हो सकता है सेटलमेंट हो जाए, हो सकता है सेटलमेंट ना हो, ठीक है। मीडिएटर कोशिश करेगा सॉल्व करवाने की, होता है नहीं होता उसकी हेडेक नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे गारंटी नहीं रहती है। इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर ना थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये फॉर्मल होता है एज कंपेयर टू अदर्स। जितने भी है ना, मीडिएटर, कंसिलिएटर, कंसल्टेंट, जितने भी अदर्स हैं, इन सब के कंपैरेटिवली ये थोड़ा फॉर्मल रहता है, बाकी सारे थोड़े इनफॉर्मल रहते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन का पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। आर्बिट्रेशन क्या होता है ना, कई बार ना दो लोगों के बीच में प्रोफेशनली कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। अब कोई झगड़ा हो गया तो उन्हें लगता है कि यार क्यों पब्लिक में बात उछालनी, कई बार फैमिली डिस्प्यूट्स भी आपने देखे होंगे हो जाते हैं ना, कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया या कैसे भी, तो उन्हें लगता है कि हम लोग कोर्ट में नहीं जा करके किसी प्राइवेट आर्बिट्रेटर को हायर कर लेते हैं, एक को या एक से ज्यादा भी हम लोग यहाँ पे हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसको क्या किया जाता है, डिस्प्यूट सबमिट कर दिया जाता है, पार्टीज के द्वारा डिस्प्यूट सबमिट कर दिया जाएगा, और वो जो आर्बिट्रेटर है वो उस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को सेटल करके देते हैं। जैसे कोर्ट में होता है ना, फाइनल डिसीजन दिया ही दिया जाता है, कंफर्म है, वैसे ही आर्बिट्रेशन के अंदर होता है कि यहाँ पे सेटलमेंट ऑलवेज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। मीडिएटर जो होता है वो थोड़ा इनफॉर्मल हो गया है ना, हो सकता है सेटलमेंट हो सकता है नहीं हो, और जो आर्बिट्रेटर होता है यहाँ पे ऑलवेज सेटलमेंट होती ही होती है, और यहाँ पे एक तरीके से उनके कंपैरेटिवली थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, बस ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और बेसिकली आर्बिट्रेशन जहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेटर को केस सौंप देते हैं, अगर एक से ज्यादा को सौंपाए तो वो लोग कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, अगर एक को सौंपाए तो वो अपना एक अकेला बंदा तो फिर अपने डिसीजन लेगा, है ना। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। बेसिकली जो भी डिसीजन होता है, जो भी फाइनल अग्रीमेंट पे पहुंचना होता है, वो आर्बिट्रेटर पहुंचवा देता है उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिलिएटर। कंसिलिएटर कौन होता है ना, ये बंदा ना एक्चुअल में थोड़ा सा नेगोशिएशन ड्यूटीज नहीं परफॉर्म करता, ठीक है। कई बार क्या होता है, दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, किसी बात को लेकर के, बट उनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है। सो इन दैट केस कंसिलिएटर क्या करेगा, उनके बीच में ना एक कम्युनिकेशन लिंक बिठाने की कोशिश करेगा, बस मेन काम इससे तो नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करने से हेजिटेट कर रही है ना, हिचकिचा रही हैं, तो उनको क्या करना, बेसिकली आपस में बिठाना, उनके बीच में एक इनफॉर्मल एक बढ़िया एक डिस्कशन करवाना, एक कम्युनिकेशन करवाना, ये कंसिलिएटर का काम होता है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट सिंपल है इसका मीनिंग तो, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, आप बोलते नहीं है कि हाँ बेटा लड़ाई हो गई है, उसका एडवाइस ले लेते हैं क्या करना चाहिए ना, तो कंसल्टेंट होता है। तो बेसिकली कंसल्टेंट वो बंदे होते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज सर्विस जो है वो हम लोग लेते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस जो जिन्हें हम बोलते हैं ना, वो चीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वो पर्सन क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने मतलब ऐसे प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करवाना है, उसमें वो लोग क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं। सो वो कंसल्टेंट होते हैं, वो अपना एक क्रिएटिव सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन देते हैं, तो वो कंसल्टेंट हो जाते हैं। ये चारों ही चारों क्या है, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन है। अगर दो पर्सन आपस में नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है उनसे, तो इन सारी थर्ड पार्टीज को में से किसी भी एक को वो लोग बुला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सारी पार्टी से इम्पार्शियल रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, ऐसे किसी पर्सन को बुलाना या अपॉइंट करना जो थोड़ा इम्पार्शियल होकर डिसीजन दे, है ना, ऐसा नहीं कि किसी का फेवरेटिज्म करे, तो ये चीज होती है। चलिए आगे बस थोड़े सिंपल से पॉइंट रह गए हैं, ठीक है, इजी से।
सबसे पहला तो आता है इसमें कि इश्यूज कौन से होते हैं नेगोशिएशन में, कि इश्यूज यानी कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है नेगोशिएशन में। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी बंदों की डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है एक कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी अग्रेसिव हो, मतलब गुस्से वाली हो, ठीक है, दूसरा ठंडा पर्सन हो, ठंडे दिमाग वाला हो, एक हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो, बोलने में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, एक हो सकता है थोड़ा सा चुपचुपीता हो, है ना, इंट्रोवर्ट हो, एक हो सकता है मैनिपुलेटिव हो, लायर हो, झूठ बोलने वाला हो, एक हो सकता है दिल का साफ ऑनेस्ट, जो भी है दिल में बेचारे सबको साफ साफ बता दिया, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पर्सनैलिटी में डिफरेंस होने की वजह से जो पार्टीज इन्वॉल्व है अगर उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ फेयर डिसीजन ना हो पाए, है ना, नेगोशिएशन में फेयर कंक्लूजन ना निकल करके आ पाए, तो ये इशू आ सकता है। उसके अलावा और क्या कुछ इशू आ सकते हैं, जेंडर डिफरेंस, इसका मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कुछ ऐसी स्टडीज हैं वो बोलती हैं कि विमेन जो होती हैं वो थोड़ी ज्यादा कोऑपरेटिव होती हैं और थोड़ा सा नेगोशिएशन में थोड़ा मतलब कोऑपरेट करके चलती है, थोड़ा समाई से चलती है, शांति से चलती हैं। और जो है सम स्टडीज ये शो करती हैं कि मैन जो होते हैं वो बेटर होते हैं नेगोशिएशन में। तो डिपेंड करता है, मतलब अगर नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है वो एक मेल है और एक फीमेल है, सो इन दैट केस जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो फीमेल के होते हैं उस वजह से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, बस इतना पॉइंट है, मतलब जेंडर डिफरेंस की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कल्चर डिफरेंस की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, अगर मतलब जो पार्टीज हैं उनका कल्चर डिफरेंट है। यहाँ मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, लाइक इटालियंस हैं, इटालियंस जो है ना वो ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है नेगोशिएशन में हम सामने वाले पार्टीज को पहले चढ़ा देते हैं उसकी तारीफ करके उसको उसकी प्रेज कर देते हैं और ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए और हमारी बात मान ले, है ना, उसको ऐसे चढ़ा देना, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं इटालियंस और जर्मन्स। उसके बाद जैसे यहाँ पे है फ्रेंच और चाइनीज हैं, वो एंजॉय करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, हो रहा है होता है कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जापानीज हैं, ये थोड़ा रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करते हैं कि लाइक थोड़ा हमें झुकना भी पड़ा तो भी कोई बात नहीं, हम झुक जाएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करते हैं। इंडियंस का तो क्या ही कहना, इंडियंस जो होते हैं वो बीच में कुदर पड़ते हैं, ठीक है, इंटरप्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियंस की आदत होती है वो सामने वाले की समाई से ना सुनते नहीं है बात, पहले बीच में उसके मतलब कूद पड़ते हैं अपनी बात बोलने के लिए। अमेरिकन जो होते हैं वो कई बार ना बिजनेस और पर्सनल लाइफ को किसी का पर्सनल इशू बीच में लेकर के आ सकते हैं तो वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। रशियंस जो होते हैं वो किसी भी टाइप का कंसेशंस नहीं करते हैं, उनको ये होता है कि प्रॉपर ऐसे है ना स्ट्रिक्ट तरीके से हमने नेगोशिएट करना है, नहीं तो हम लोग वीक हो दिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए ना, मतलब कंट्री वाइज हो सकते हैं, बाकी एक कंट्री में इंडिया के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो कल्चर डिफरेंस की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सेल्फ सेंटर्ड गोल्स हैं, अगर हमने ये सोच के बैठे हैं नेगोशिएट करने की हम तो सिर्फ अपना ही सोचेंगे तो इन दैट केस इशू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो पार्टीज होती है ना उनके बीच में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर इसकी वजह से नेगोशिएशन की इफेक्टिवनेस डाउन हो सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टिप्स पे, एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन कैसे हो सकती है उसके ऊपर चलेंगे। जब भी दो पार्टीज अब नेगोशिएट करने बैठी है तो सिंपल से पॉइंट है कि वो लोग प्रिपेयर करके रखें, है ना, खुद को, मतलब कहने का सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कुंडली अपनी भी, सारी डिटेल्स, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट साथ लेकर के बैठे, सामने वाले की भी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के बैठे, तो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए कि उनके अपने पास रखें, ठीक है, प्रिपेयर होकर रहें, स्ट्रेटेजी वगैरह सब बना के रखें। उसके बाद अपने कान नाक सब खुले रखें, नाक नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट अपने जो है वो कान और ये क्या नाम है आंखें खुली रखें, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता है और उनका ध्यान प्रॉपर ऐसे नेगोशिएशन में रहता है, ठीक है, वो लोग कहीं पे वैसे भटकते नहीं है। उसके बाद कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कोई जवाब नहीं जा रहा तो भी कॉन्फिडेंस तो भर के होना चाहिए, है ना। नॉर्मली आप जैसे आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं, कोई जवाब नहीं भी आता तो भी कॉन्फिडेंस इतना रखो कि सामने वाले जो है वो मतलब कैच ना कर पाए इस चीज को कि आपको इस चीज का जवाब नहीं आता है, ठीक है। और इंटेलिजेंट भी रहो ताकि सबके जो उनके जो काउंटर क्वेश्चंस आएंगे उनका जवाब आप बड़े इंटेलिजेंटली स्मार्ट तरीके से दे सको, ठीक है। बाकी केयरफुल रहो, पेपर वर्क के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साथ लेकर के चलो, और साथ ही साथ जो भी एट द एंड जो भी अग्रीमेंट होगा, है ना, फाइनल अग्रीमेंट होगा, फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा, इट्स बेटर कि उस सब चीजों को रिटर्न में रखो, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी टाइम पे रहो, डिले मत करो, सामने वाली पार्टी को वेट मत करवाओ, और अदर पर्सन को भी समझो, ऐसा नहीं कि खुद को समझने में बैठे रहो, ठीक है। अदर पर्सन मेक श्योर कि एवरीवन जो है वो हैप्पी रहे नेगोशिएशन के बाद, है ना, तो मेक श्योर।
उसके अलावा चीट मत करो, मतलब सामने वाले पर्सन के से कुछ छुपाओ मत, जो भी पॉइंट्स है वो खुल के बोलो, है ना। मैनिपुलेट मत करो किसी पॉइंट को, या फिर कोई चीज़ फेक मत करो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। उसके अलावा हमेशा अपने पास ना, हम लाइफ में भी लेकर के चलते हैं, हमेशा अपने पास सेकेंड प्लान होना चाहिए, है ना। अगर फर्स्ट बाई चांस फेल हो गया, जो अपनी डिमांड्स लेकर के आए हैं आप वहाँ, जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, अगर बाई चांस वो चीज़ नहीं हो पाई है, वो स्ट्रेटेजी नहीं काम की, तो हमारे पास माइंड में दूसरी स्ट्रेटेजी ऑन द स्पॉट हाजिर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा पर्पस तो पता ही होना चाहिए, है ना, नेगोशिएट करना क्यों चाहते हैं, एट एंड अचीव क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो पर्पस पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मत घुसो नेगोशिएशन में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, ठीक है। ये नहीं कि बस उसी में सारा दिन लगे रहो। उसके अलावा डेकोरम जो है वो प्लेस का वो मेंटेन रखो, यानी कि कोई भी टाइप की अब्यूजिव लैंग्वेज है, कोई भी टाइप का मतलब ऐसा कुछ वर्ड है, ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है। गाली वाली मत दो सिंपल भाषा में, ठीक है। और सामने वाले पर्सन को इंसल्ट मत करो। और एक अच्छे कम्युनिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं भी है ना, बट अगर आप कम्युनिकेटर अच्छे हो तो आप अच्छे से अपने पॉइंट्स को रख सकते हो, सामने वाले पार्टी को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी शांति बनाए रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं कि अपना डिसीजन सुना दिया और बस 10 मिनट में रफा दफा करो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले से प्रॉपर अच्छे से इंटरेक्ट करो, ठीक है। और एक बार कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स ना इंटर रिलेटेड है, मतलब पहले तो है कि आप थोड़ी मतलब पेशेंस रखो और एक इंटरेक्शन करो, इंटरेक्शन करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंच जाओ। जब एक बार आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, उसके बाद जो है धक्के से बैठे मतलब बातें बातें करने के लिए, उस टाइम पे कॉन्वर्जेशन को खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्जेशन को मत खींचो। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, एक अनदर टिप जो है, जब भी हम नेगोशिएट करते हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब बैठ गए अपन, है ना, ऐसा नहीं। जहाँ पे शोर शराबा हुआ आते जाते लोग हो, तो वहाँ पे फिर हो सकता है हम अच्छे से ना समझ पाए सामने वाली पार्टी की डिमांड्स, है ना। सो इट्स बेटर कि लाइक कोई थोड़ा मतलब फ्री प्लेस है, नॉइज फ्री प्लेस है, कोई बोर्ड रूम है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे थोड़ा कम शोर हो, जहाँ पे थोड़े लोग आते जाते कम हो, इट्स बेटर कि ऐसा वैसा प्लेस कोई सिलेक्ट करो, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस है। नेगोशिएट हम जब भी करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए करते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, एक अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते हैं सामने वाले पार्टी के साथ। जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, अच्छे रिलेशनशिप्स बन गए, तो ऑटोमेटिकली सी बात है, अपनी जो वर्क एफिशिएंसी, अपनी परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। कॉस्ट मतलब नुकसान नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को भी, है ना। नेगोशिएशन है सस्ता सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। अब स्पेशली अगर हम लोग पर्सनली कर रहे हैं या किसी ऐसे थर्ड पर्सन को बुला रहे हैं जो इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल कोई एक्सपर्ट है, उसको ले आए बीच में बिठा के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवा लिया, तो कितना ही खर्चा आएगा, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। साथ ही साथ जब एक बार नेगोशिएशन हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया तो हम लोग काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आज आपका फाइनली कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन वाला पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो गया। 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे, तो चारों में मैंने आपको कवर करवा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कोई कमी लगी हो वो भी, और अच्छी लगी हो तो भी, दोनों चीजें बता सकते हो, ठीक है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है और इम्प्रूवमेंट भी होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।